नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। इस वक्त की अहम खबरों के साथ बुलेटिन की करेंगे शुरुआत, लेकिन उससे पहले बात कोविड महामारी से बचाव की। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा के और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। और आइए बुलेटिन की शुरुआत मुख्य समाचारों के साथ। पुलवामा आतंकी हमले पर पाकिस्तान का कबूलनामा। इमरान खान के मंत्री फवाद चौधरी ने मानी पुलवामा हमले में पाकिस्तान की भूमिका। भारत ने कहा आतंकवाद को पनाह देने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ हो कार्रवाई। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने लिए अहम फैसले। मंत्रिमंडल ने बढ़ाई एथनॉल की कीमत। जूट की बोरी में खाद्यान्नों की पैकिंग को किया गया अनिवार्य। बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना के दूसरे और तीसरे चरण को दी मंजूरी। कोविड महामारी के बावजूद 2024 तक हासिल किया जा सकता है देश को $50 खरब की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताई उम्मीद, कहा तेजी से पटरी पर लौट रही है अर्थव्यवस्था। कोरोना वैक्सीन मिलने के बाद हर देशवासी के टीकाकरण का दिया आश्वासन। भारत में कोरोना जांच परीक्षण में लगातार वृद्धि। बीते 9 दिनों में किए गए 1 करोड़ परीक्षण। जांच का दायरा बढ़ने से संक्रमण दर में आई कमी। लगातार घट रही है सक्रिय मामलों की संख्या। और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का पर्यावरण और विकास में संतुलन पर जोर। टैक्स प्रोत्साहन और दूसरे उपायों के जरिए पर्यावरण अनुकूल भवनों के निर्माण को बढ़ावा देने का सुझाव। कम कार्बन उत्सर्जन वाली तकनीकों को बढ़ावा देने की बताई जरूरत। पुलवामा हमले को लेकर पाकिस्तान बेनकाब हो गया है। पाकिस्तान के विज्ञान और तकनीकी मंत्री फवाद चौधरी के पुलवामा हमले पर कबूलनामे पर विदेश मंत्रालय ने प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान की करतूत को दुनिया जानती है। इस मामले में पाकिस्तान पर कार्रवाई होनी चाहिए। पाकिस्तान के मंत्री फवाद चौधरी ने नेशनल असेंबली में दिए गए अपने बयान में कहा कि पुलवामा आतंकी हमला पाकिस्तान सरकार की सफल कार्रवाई थी। उन्होंने इसे इमरान खान की सरकार की बड़ी कामयाबी बताया। The whole world knows the truth about Pakistan's role in supporting terrorism. No amount of denial can hide this truth. Even their own leaders have time and again spoken about their role with regard to terrorism. The country which provides shelter to the maximum number of UN proscribed terrorists should not even attempt to play victim. पाकिस्तान के उन मंत्री का धन्यवाद देता हूं कि जिस बात को अब तक नहीं कबूल रहे थे उन्होंने कबूल ली। आतंकवादी घटना कराना अगर बहुत बड़ी कामयाबी मानी जाती है या अचीवमेंट माना जाता है सरकार का, तो सिर्फ एक ही चीज दिखाता है कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है। जितना इसके ऊपर दुनिया अलग अलग प्रतिबंध लगाए उतना ज्यादा अच्छा है दुनिया के लिए। भारत ने कहा कि जम्मू कश्मीर में जमीन संबंधी कानून में जो भी परिवर्तन किए गए हैं वो स्थानीय लोगों के हितों को ध्यान में रखकर हुए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि भारत का अंदरूनी मामला है और पाकिस्तान या किसी अन्य देश को इस पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। Government has taken a number of measures in recent times for socio-economic development and for improvement of livelihood in the Union Territory of J&K, which is an integral part of India. Therefore, these decisions relate to internal affairs of India and no country has a locus standi to comment on this.
जम्मू कश्मीर में टेरर फंडिंग को लेकर राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आज भी कई जगहों पर छापेमारी की। एनआईए ने टेरर फंडिंग मामले में आज जम्मू, श्रीनगर और दिल्ली में 9 जगहों पर छापे मारे। जांच एजेंसी ने इस मामले में 8 अक्टूबर को 6 गैर सरकारी संगठन और ट्रस्टों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। एनआईए को जानकारी मिली थी कि कुछ गैर सरकारी संगठन और ट्रस्ट के जरिए धार्मिक गतिविधियों के नाम पर विदेशों से धन जुटाया गया, जिसका इस्तेमाल जम्मू कश्मीर में अलगाववादी गतिविधियों के लिए किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था उम्मीद से ज्यादा तेजी से पटरी पर लौट रही है। हाल में किए गए वित्तीय सुधार विश्व के लिए इस बात के संकेत हैं कि नया भारत बाजार और बाजार की ताकत पर विश्वास रखता है। एक अंग्रेजी दैनिक को दिए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने विनिर्माण क्षेत्र में भारत को सबसे बड़ा बाजार बनाने के लिए ठोस बुनियाद रखी और सुधारों की ये प्रक्रिया जारी रहेगी। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि कोविड के खिलाफ भारत मजबूती से लड़ाई लड़ रहा है। उन्होंने इस बात का भरोसा दिलाया कि कोरोना वैक्सीन बन जाने के बाद हर देशवासी का टीकाकरण किया जाएगा। देश की अर्थव्यवस्था रिकवरी के रास्ते पर है और सारे संकेत यही इशारा करते हैं। एक अंग्रेजी दैनिक को दिए साक्षात्कार में प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि में हमारे किसानों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सरकार ने भी रिकॉर्ड खरीद की है। उन्होंने कहा कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आमदनी बढ़ने से मांग में इजाफा होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में रिकॉर्ड एफडीआई आया है, जो इस बात का संकेत है कि इन्वेस्टर फ्रेंडली देश के रूप में भारत की छवि बदल रही है। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के बावजूद इस साल अप्रैल से अगस्त के बीच देश में $35 अरब से ज्यादा का रिकॉर्ड निवेश आया, जो पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 13% अधिक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में वाहनों की बिक्री पिछले साल के स्तर पर पहुंच रही है या उसे पार कर गई है और ये बताता है कि मांग में तेजी आई है। उन्होंने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी रिकवरी से भारत सितंबर में उभरते बाजारों में 2 स्थान सुधरकर चीन और ब्राजील के बाद तीसरे स्थान पर आ गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज के अनुसार 2020 में अमेरिका से 154 नई परियोजनाएं भारत आईं, जबकि चीन में 86, वियतनाम में 12 और मलेशिया में 15 परियोजनाएं आईं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये भारत की विकास गाथा में विश्व के भरोसे का स्पष्ट संकेत है। उन्होंने कहा कि कॉरपोरेट टैक्स में कटौती, कोयला क्षेत्र में वाणिज्यिक खनन की शुरुआत, अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी निवेश के लिए खोलने और नागरिक उड्डयन इस्तेमाल के लिए हवाई मार्गों पर रक्षा प्रतिबंध हटाने जैसे कुछ कदमों से वृद्धि दर को बढ़ाने में मदद मिलेगी। अधिक निवेश आकर्षित करने को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा जरूरी है। उन्होंने कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में राज्य भी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, लेकिन निवेश आकर्षित करने के लिए इंसेंटिव ही काफी नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्यों को इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा और विकास के अनुकूल अच्छी नीतियां तैयार करनी होंगी। प्रधानमंत्री ने भरोसा जताया कि सरकार की ओर से हाल ही में किए गए श्रम सुधारों से विनिर्माण और कृषि क्षेत्रों में वृद्धि दर बढ़ाने और सार्थक परिणाम हासिल करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को लगातार गति देने के लिए सरकार सभी उपाय करेगी। प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई है कि कोविड-19 के बावजूद 2024 तक देश को $50 खरब वाली अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा। कोरोना के खिलाफ जारी जंग को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि इस महामारी से निपटने में भारत ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया है। उन्होंने कहा कि संक्रमण के शुरुआती दौर में जरूरी उपाय किए गए और इससे बचाव की तैयारी में मदद मिली। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड-19 महामारी से देश की 130 करोड़ जनता पर असर पड़ा है। सरकार और जनता दोनों ही इससे निपटने के लिए मिलकर प्रयास कर रही हैं। प्रधानमंत्री ने पीएम कल्याण पैकेज, खाद्यान्न का मुफ्त वितरण और श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों जैसे कोविड महामारी के दौरान सरकार की ओर से उठाए गए विभिन्न उपायों का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में अब भी कोविड-19 संक्रमण है, इसलिए सुरक्षात्मक उपाय जरूरी हैं। प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया है कि जैसे ही वैक्सीन उपलब्ध होगी, देश में हर व्यक्ति को इसका टीका लगाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आज हुई बैठक में एथेनॉल की कीमतें बढ़ाने समेत कई फैसले लिए गए। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि केंद्रीय कैबिनेट ने एथेनॉल, ब्लेडेड पेट्रोल
प्रोग्राम के तहत एथेनॉल की खरीद से जुड़े तंत्र को अपनी मंजूरी दे दी। साथ ही एथेनॉल कीमतों में 8% तक बढ़ोतरी की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गुरुवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इसमें पेट्रोलियम मंत्रालय के एथेनॉल की कीमतें बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि एथेनॉल की कीमतों में 5 से 8% बढ़ोतरी की गई है। अब अलग अलग तरीके से एथेनॉल की कीमतें अलग अलग होंगी। बीते वर्षों में एथेनॉल के उत्पादन में भी भारी इजाफा हुआ है, जो बीते साल 195 करोड़ लीटर हुआ था। सरकार के इस फैसले से चीनी मिलों के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा और वे किसानों के बकाये का भुगतान कर पाएंगी। शुगर जूस से जो इथेनॉल बनता है उसमें 3.25 रुपए बढ़ोतरी हुई है। बी हेवी से जो इथेनॉल बनता है उसमें 3 रुपए 35 पैसे बढ़ोतरी की है इस साल, और सी हेवी जो है उसमें 2 रुपए की बढ़ोतरी की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जूट के बोरे में पैकेजिंग की अनिवार्यता से जुड़े नियमों की मियाद बढ़ा दी है। अब खाद्यान्न की 100% पैकेजिंग जूट के थैलों और चीनी की 20% पैकेजिंग जूट के थैलों में ही होगी। इसका मकसद जूट पैकेजिंग में भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। 100% खाद्यान्न के लिए पूरी बैगे जूट की आएगी और शक्कर के लिए 20% शक्कर जूट के बैग में पैक होगी। इससे जूट के खेती को, जूट के उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। कैबिनेट बैठक में बांधों की सुरक्षा और रखरखाव के लिए परियोजना के अगले चरणों को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना का पहला चरण 2012 से 2020 तक था। दूसरे और तीसरे चरण में इस योजना के तहत बांधों को नई तकनीक के आधार पर तैयार किया जाएगा और पुराने बांधों की मरम्मत और सुधार किया जाएगा। 10,211 करोड़ रुपए की ये परियोजना 2 चरणों में होगी और इसका 80% अंशदान जो है वो वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड बैंक के साथ साथ में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट बैंक के माध्यम से आएगा। चीन और अमेरिका के बाद भारत में सबसे ज्यादा बांध हैं। देश के 80% बांध ऐसे हैं जो 25 साल से ज्यादा पुराने हैं। बांधों के रखरखाव के लिए परियोजना के पहले चरण में 207 बांधों पर काम किया जा चुका है। अब आगे इस योजना का दूसरे कई राज्यों में विस्तार किया जाएगा। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पर्यावरण और विकास में संतुलन बनाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि सभी नए भवनों को अनिवार्य रूप से पर्यावरण अनुकूल बनाने पर विचार किया जाए। सरकार, वित्त आयोग और स्थानीय निकायों को कर प्रोत्साहन और अन्य उपायों के जरिए पर्यावरण के अनुकूल भवन निर्माण को बढ़ावा देना चाहिए। उपराष्ट्रपति भारतीय व्यापार परिसंघ CII की ग्रीन बिल्डिंग कांग्रेस 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित कर रहे थे। To go green, be it for office, hospital, education, entertainment, hotel, home, all this. Not only new buildings, the existing buildings need to have to be retrofitted to make them environment friendly by adopting green practices that promote energy efficiency and water conservation. उपराष्ट्रपति ने कम कार्बन उत्सर्जन वाली तकनीकों को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया। It is now clear that climate change is real as daylight, and countries all over the world must adopt drastic and revolutionary measures to mitigate the problems of global warming. According to the World Green Building Council, buildings and construction amount to 39% of the energy. They account for 39% of energy related to CO2 emissions in the world. This is a matter of concern and needs to be addressed on a war footing. The need of the hour is accelerate the process of total decarbonization of the built environment. उपराष्ट्रपति ने पर्यावरण अनुकूल भवनों की अवधारणा के प्रति लोगों को जागरूक करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा, सतत विकास के लिए प्रौद्योगिकी जरूरी है। उपराष्ट्रपति ने दुनिया भर को बढ़ते तापमान की चुनौती से निपटने के लिए क्रांतिकारी बदलाव की जरूरत पर भी जोर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 पर बनी संसद के संयुक्त समिति की आज बैठक हुई। बैठक में समिति ने पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल पर विभिन्न हितधारकों के मतों पर विचार किया। बैठक का मुख्य एजेंडा डेटा प्रोटेक्शन बिल पर पेटीएम और गूगल के प्रतिनिधियों की ओर से दिया गया मौखिक बयान रहा। पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 का उद्देश्य सरकार और निजी संस्थाओं द्वारा व्यक्तियों के डेटा के उपयोग को विनियमित करना है। विदेश मंत्रालय से जुड़ी संसदीय समिति ने आज बैठक की। बैठक में विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त, सूचना और प्रौद्योगिकी, कानून मंत्रालयों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। समिति ने बैठक में विदेशी देशों के साथ प्रत्यर्पण संधियां, शरण देने के मुद्दे, अंतर्राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा और वित्तीय अपराधों के मुद्दे पर भारत और अंतर्राष्ट्रीय कानून पर चर्चा की। और इसी के साथ यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखिए मेरे साथ देश देशांतर रात 8:30 सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। आइए कोरोना से लड़ने के लिए एकजुट हों। हमेशा याद रखें, मास्क जरूर पहनें, हाथ साफ करते रहें, 2 गज की दूरी रखें। याद रखें, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बिहार के मुंगेर में हिंसा की घटना के बाद चुनाव आयोग ने बड़ी कार्रवाई की है। मुंगेर के एसपी और डीएम को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया। निर्वाचन आयोग ने बीते 2 दिनों से लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को हटाने के लिए निर्देश दिया। आयोग ने मगध के मंडल आयुक्त को इस पूरे प्रकरण की जांच करके 7 दिनों के अंदर रिपोर्ट देने को कहा है। मुंगेर जिले में सोमवार को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुई हिंसा में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और 6 अन्य घायल हुए थे। देश में कोविड-19 से ठीक होने वालों की दर करीब 91% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 56,000 से अधिक संक्रमित लोग ठीक हुए। अब तक देश में 73 लाख से अधिक मरीज वायरस से ठीक हुए हैं। ठीक होने की दर लगातार बेहतर होने के कारण अब देश में संक्रमण के सक्रिय मामले कुल मामलों का 7.51% रह गए। इधर पिछले 6 हफ्ते में देश में कोरोना से रोजाना होने वाली मौत की संख्या लगातार घट रही है। मृत्यु दर घटकर 1.5% पर आ गई है। देश में लगातार वायरस से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या और सक्रिय मामलों के बीच अंतर बढ़ रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 56,480 मरीजों ने वायरस को मात दी। इसके साथ ही कोरोना से उबरने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 73,15,989 हो गई है। पिछले एक दिन में सक्रिय मामलों की संख्या में 7,116 की कमी आई। अभी देश में सक्रिय मरीजों की संख्या 6,03,687 है। बीते एक दिन में कोरोना वायरस के 49,881 नए मामले सामने आए हैं। कोविड-19 के चलते अब तक देश में 80,40,203 लोग संक्रमित हो चुके हैं। बीते 24 घंटे के दौरान 517 लोगों की मौत हुई। कोविड-19 के चलते अब देश में 1,20,527 मरीजों की मौत हो चुकी है। ICMR के मुताबिक बुधवार तक 10,65,63,440 सैंपल टेस्ट किए गए हैं, जिनमें से 10,75,760 सैंपल कल टेस्ट किए गए हैं। इधर दिल्ली में हाल के दिनों में कोविड संक्रमण के मामलों की संख्या बढ़ी है। कल संक्रमण के 5,673 नए मामले सामने आए। इस समय दिल्ली में संक्रमण के 29,378 सक्रिय मामले हैं। दिल्ली में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने दिल्ली के स्वास्थ्य सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर हालात का जायजा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। चीन के साथ तनाव और कोविड महामारी के बीच भविष्य की दुनिया के बारे में साझा रणनीति बनाने के लिए विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला आज से 3 अहम यूरोपीय देशों की यात्रा पर निकल चुके हैं।
अपनी एक सप्ताह की यात्रा के दौरान वे फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन में अधिकारियों और राजनेताओं के साथ महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। भारत और यूरोपीय संघ के बीच 2 महीने पहले संपन्न शिखर सम्मेलन के बाद विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला की इस यात्रा के दौरान आपसी निर्णयों को लागू कराने के तरीकों पर विचार किया जाएगा। यूरोपीय देशों की अपनी एक सप्ताह की यात्रा के पहले चरण में विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला आज पेरिस में हैं। इसके बाद उन्हें बर्लिन और लंदन भी जाना है। इस यात्रा के दौरान विदेश सचिव इन देशों के साथ जलवायु परिवर्तन, 5G, सप्लाई चेन और संयुक्त राष्ट्र जैसे मुद्दों पर बात करेंगे। As regards the context of the visit, this is part of our continuing outreach despite the COVID-19 pandemic. You would know that all these 3 countries, we share democratic values with them. They are commonality of interests. They are our strategic partners. We have a multi-dimensional bilateral relationship with them. कोरोना महामारी के बीच विदेश सचिव की यात्रा भारत के लिए इन देशों की अहमियत को दर्शाती है। चीन के परिप्रेक्ष्य में यह यात्रा काफी अहम है, क्योंकि ये तीनों देश चीन के करीब होने के बावजूद अब दूसरे विकल्पों की तलाश में हैं। इन तीनों देशों ने कोरोना महामारी को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन की भूमिका पर भी सवाल उठाए थे। All these 3 countries are India's strategic partners. We have very strong trade and investment ties with all of them. Now, with the purchase of Rafale jets, our military ties have become stronger, and there is also significant diaspora in these countries. Now, post-Brexit, now Britain is realigning its political, strategic and economic ties. Although Europeans have very strong economic linkages with China, but with asserting China, including Hong Kong's security law, I think these countries are now concerned about China's behavior. हिंद प्रशांत के मौजूदा हालात भारत सहित इन तीनों देशों की चिंता में शामिल हैं। इसके अलावा कोरोना महामारी के बाद की दुनिया में विकास और सहयोग के मुद्दे भी इन चारों देशों के समान एजेंडे में हैं। भारत अगले साल 1 जनवरी में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल होगा। उस दौरान भारत और ये 3 देश किस तरह की योजना पर काम करेंगे, यह भी विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला की इस यात्रा का एक विचारणीय मुद्दा है। कोविड महामारी के पश्चात किस तरीके से दुनिया का पुनर्निर्माण हो, इसके लिए भारत और इन 3 महान लोकतंत्रों के बीच एक समन्वय और समान समझदारी विकसित करना काफ़ी ज़रूरी है। इसके अलावा दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग की क्या स्थिति होगी और सप्लाई चेन का किस तरीके से विकेंद्रीकरण होगा, यह भी बहुत ही अहम है। देखना ये है कि ये 3 देश और भारत मिलकर किस तरीके का रोड मैप बनाते हैं। राज्यसभा टेलीविज़न के लिए कैमरामैन मनोज कुमार के साथ दिल्ली से मैं अखिलेश सुमन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में आज हुए आतंकी हमले समेत हाल में हुए आतंकी हमलों की कड़ी निंदा की। उन्होंने ट्वीट कर पीड़ित परिवारों और फ्रांस के लोगों के प्रति गहरी और हार्दिक संवेदना जताई। उन्होंने लिखा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत फ्रांस के साथ खड़ा है। फ्रांस के शहर नीस में एक आतंकी ने चर्च में चाकू से गोद कर 3 लोगों की जान ले ली। इनमें से एक महिला शामिल है, जिसका उसने सिर कलम कर दिया। कई लोग हमले में घायल भी हुए। पुलिस ने हमलावर को दबोच लिया है। फ्रांस सरकार ने इससे आतंकी हमला करार दिया। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल का आज निधन हो गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केशुभाई पटेल के निधन पर शोक जताया है। ट्वीट संदेश में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लिखा कि केशुभाई का समाज सेवा के लिए दृढ़ संकल्प और भारतीय लोकतंत्र में प्रतिबद्धता सभी के लिए अनुकरणीय है। उन्होंने कहा कि केशुभाई पटेल के निधन के साथ राष्ट्र ने एक महान नेता को खो दिया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने शोक संदेश में कहा कि केशुभाई पटेल एक लोकप्रिय नेता थे और उन्होंने अपना पूरा जीवन गरीबों और निचले तबके के लोगों की सेवा में लगा दिया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि किसान परिवार से आने वाले केशुभाई हमेशा से किसानों के हित के लिए संघर्ष करते रहे और बिना थके उनके हितों की लड़ाई लड़ते रहे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केशुभाई पटेल के निधन पर शोक व्यक्त किया। ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि केशुभाई पटेल एक विख्यात राजनेता थे। उन्होंने समाज के हर वर्ग की बेहतरी के लिए काम किया। उन्होंने अपना पूरा जीवन गुजरात के विकास और प्रत्येक गुजराती के सशक्तिकरण में लगा दिया। केशुभाई ने अपनी योजनाओं में, अपने फैसलों में किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। गांव, गरीब किसान के जीवन को आसान बनाने के लिए उन्होंने जो काम किया, राष्ट्रभक्ति और जनभक्ति के जिन आदर्शों को लेकर वो जीवन भर चले, वो पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। केशुभाई गुजरात के रंग रंग और रग रग से परिचित थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी केशुभाई पटेल के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। ट्वीट संदेश में अमित शाह ने कहा कि उनका लंबा सार्वजनिक जीवन गुजरात की जनता की सेवा में समर्पित रहा। केशुभाई पटेल का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। अहमदाबाद के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। केशुभाई पटेल 1995 और 1998 से 2001 तक 2 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। पैगंबर मोहम्मद साहब के यौम पैदाइश यानी कि ईद मिलाद उन नबी की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मिलाद उन नबी की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पैगंबर मोहम्मद ने अपने आपसी प्रेम और भाईचारे का संदेश देकर दुनिया को इंसानियत की राह दिखाई। राष्ट्रपति ने कहा कि पैगंबर मोहम्मद समानता और सद्भाव के आधार पर एक समाज का निर्माण करना चाहते थे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने मिलाद उन नबी की पूर्व संध्या पर जारी संदेश में कहा कि पवित्र पैगंबर ने मानवता को दया और भाईचारे का नेक मार्ग दिखाया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये पर्व परिजनों और मित्रों के एक साथ आने और प्रार्थना करने का है, लेकिन इस साल ऐसा संभव नहीं है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सभी लोग कोविड-19 से जुड़ी स्वास्थ्य और स्वच्छता प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करते हुए मिलाद उन नबी मनाएं। और इन तमाम खबरों के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार आपसे फिर अपील। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। त्योहारों के मौसम में भी आप हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। नमस्कार।